जोहार। जोहार। सर पहले तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आपने एक छोटे से शहर बिहार से कैसे मतलब यूके तक का सफर किया। जी थैंक यू सबको, सारे व्यूअर्स को जोहार, नमस्कार। मेरा कहानी बहुत सिंपल है, कोई बहुत खास नहीं है। मेरा घर बिहार में एक जगह चंपारण, जो महात्मा गांधी ने बहुत फेमस कर दिया था, आजकल चंपारण मीट हाउस से चलते हैं। ठीक है, तो उस चंपारण में से मैं आता हूँ और मेरा घर चंपारण का जो मेन टाउन है मोतिहारी, उससे 40 किलोमीटर आगे है, नारायणी नदी के किनारे। हाँ, और अभी तक रेलवे ट्रैक नहीं पहुंचा हम लोग। अभी भी काफी हम लोग नेचर के साथ कनेक्टेड है, जैसे झारखंड में सब लोग नेचर के साथ कनेक्टेड है। नदी है, जंगल है, पहाड़ नहीं है, हमारा खेत है। स्कूल एजुकेशन शुरू हुआ अंडर ट्री सिस्टम से। अंडर ट्री सिस्टम मतलब पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं, लोग पढ़ाते थे, टीचर लोग। इस तरह से स्कूल की बिल्डिंग वगैरह नहीं थे, तो बड़ा रिजेंबल करता है झारखंड और जो हमारा डिग्री डेज हुआ। शुरू से थ्रू आउट सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज यही रहा। इंग्लिश मैंने 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया था। ABCD हम लोग को 6th में पढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद IEEE का एग्जाम दिया, फिर चेन्नई में मेरा मेरे कॉलेज। अच्छा, चेन्नई में भी आपने पढ़ाई की? बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, डॉक्टर MGR यूनिवर्सिटी। फिर वहां के बाद से चीजें बदलनी शुरू हो गई। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आपका जो वैसे सोशल सेक्टर में जाना, वो इंजीनियरिंग करने के दौरान ये बात समझ में आई कि हम बेटर हम बने हुए हैं सोशल सेक्टर के लिए, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। ऐसा क्यों रियलाइज हुआ फिर? सुनामी, हम लोग गए थे, उसके पहले सुनामी आया था चेन्नई, और सुनामी के चलते बहुत विपत्ति, आपदा और आफ्टर इफेक्ट जो था सुनामी का, वो बहुत ही दर्दनाक था। तो वो इफेक्ट को देखने के बाद उन लोगों के स्थिति में 3 साल 4 साल 5 साल में भी कोई सुधार नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए। वो लगा कि शायद एक किसी कंप्यूटर के सामने बैठ के सॉफ्टवेयर का कोड लिखना या कुछ सर्वर को मैनेज करना या खुद का ग्रोथ अच्छा करा लेना, शायद वो पर्पस नहीं है लाइफ का। लाइफ का पर्पस तब सॉल्व होता है जब एक काम से ज्यादा लोगों को फायदा हो और लोगों की स्थिति में कुछ अच्छा परिवर्तन हो। आपका उसके बाद फोकस हुआ सोसाइटी। फाइनल ईयर में आते ऐसा लगा कि हमें उस चीजों पे काम करना चाहिए जो ज्यादा मासेस को इम्पैक्ट क्रिएट करें उनके लाइफ में। बाकी तो सारे लोग तो इंजीनियरिंग किए ही थे, तो सारे IT इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी समय हम लोगों ने अपना संगत को बनाया और करीब 2000 स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, सबने मिलके, जो चेन्नई के नहीं थे मोस्टली, जो चेन्नई आए थे पढ़ने के लिए, तमिलनाडु में आए थे, उन सब लोगों ने मिलके इसको बनाया। जो पोस्ट भी था लिंक्डइन पे, तो बहुत लोगों का कमेंट भी आया था कि खुद का NGO या फिर कोई ट्रस्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने तो काफ़ी लंबे टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, तो आप कुछ अपना अनुभव बताइए जिससे हमारे युवाओं को हेल्प हो सके कि वो लोग कैसे कर सकते हैं अगर वो जो चाहते हैं इसमें आना। देखिए, पिछले 10-15 सालों में, 15 साल अगर हम बात करें, 2014 सोशल सेक्टर के डायनेमिक्स बहुत चेंज हुए हैं। 2 मेजर चेंज हुआ है। एक हुआ है कि जो पहले इस सेक्टर स्पेसिफिक पढ़ाई करके लोग नहीं मिलते थे इस सेक्टर में काम करने वाले। अभी क्या है कि इस सेक्टर का एजुकेशन लिए, इस सेक्टर की ही पढ़ाई किए हुए लोग इस सेक्टर में आने लगे हैं। ये एक बड़ा चेंज है। दूसरा, गवर्नमेंट के नॉर्म्स, कंप्लायंसेस, ये सारे बहुत ही चेंज हुए हैं।
और इंडिया का पोजीशनिंग भी चेंज हुआ है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अगर अभी किसी को इस सेक्टर में स्टार्ट करना कैसे कर सकते हैं, अगर अभी किसी को स्टार्ट करना है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खुद का सोशल वेंचर स्टार्ट करना बहुत मोटिवेटिंग काम भी है और बहुत डीमोटिवेट भी करता है। शुरू में अच्छा बहुत लगता है, बाद में चैलेंजेस आते हैं तो हम बहुत पीछे हटने लग जाते हैं और कभी कभी ऐसा फील होता है कि भाई पूरा टाइम बर्बाद हो गया। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मेरे दूर दूर तक के जानने वाले लोगों में से किसी ने कभी किसी सोशल सेक्टर में काम नहीं किया था, ना ही किसी ने कोई एनजीओ से जुड़ा हुआ था, फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है, ना ही आपके एकदम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, किसी रिलेटिव, सारे रिलेटिव वाले साइड में कहीं पे कोई भी इस काम में नहीं था। तो मैंने जब शुरू किया तो मुझे जो चैलेंजेस मिले, सबने मना करना शुरू किया, सबने रोका मेरे को कि ये मत करो, ये मत करो, क्योंकि किसी को सिर्फ फ्यूचर नहीं दिखता था, नॉलेज भी नहीं था नॉलेज इसके बारे नहीं में। था, वही था कि नॉलेज नहीं था, इसलिए फ्यूचर नहीं दिख रहा था। आज के डेट में जो स्टार्ट करना है तो आज के डेट में ना बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है लीगल कंप्लायंसेस को लेके, आपको कैसे कैसे शुरू होता है। अब ये सोशल सेक्टर का अगर आपको कोई एंटिटी रजिस्टर करनी है, सपोज करिए कि हम इसको सोशल एंटरप्राइज बोलते हैं, इट्स कॉल्ड इट सोशल एंटरप्राइज। अब सोशल एंटरप्राइज आप 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आपका रजिस्ट्रेशन आप ट्रस्ट में करें, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, या इंडियन सोसाइटीज एक्ट 1860, या सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो ROCC करें। या फिर अगर आपको किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में नहीं जाना है, कोई ग्रांट्स में नहीं जाना, तो आप AOP कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ पीपल का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसके लिए आपको किसी रजिस्ट्रिंग बॉडी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या कैसे करना होगा, अगर किसी को रजिस्टर भी कराना है तो फिर कैसे करना होगा? तो ये 3 सेगमेंट है, मोस्टली ये 3 सेगमेंट है। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट से ग्रांट मिले, या फिर आपको इंटरनेशनल ग्रांट मिले, या फिर आप इसको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करना चाहते हैं, तो आपको ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर करना पड़ेगा, जो फाउंडेशंस, जिसके बाद में फाउंडेशन हो जाता है। ये हो गया रजिस्टरिंग का पार्ट। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि टीम बनाना। तो हम क्या करते हैं कि टीम बनाते हैं, तो 3-4 दोस्त जमा होते हैं और कहते हैं कि हम लोग लेट्स स्टार्ट, हम लोग चलो एक एनजीओ बना लेते हैं। एनजीओ भी बहुत वेग वर्ड है, एनजीओ करके कोई भी लीगल वर्ड नहीं है, ठीक है। ये बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं। देयर इज नो लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ दिस, एनी एंटिटी कैन बी कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन आल्सो बी कॉल्ड। तो हम क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। तो मेरा सजेशन होता है कि आप टीम बनाइए तो व्यक्ति के हिसाब से बनाइए कि कौन क्या स्किल लेके आपके टीम में आ रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो 2-3 स्किल तो बहुत कंपलसरी होते हैं। एक होता है कि भाई कितना ये सोशलाइज कर सकता है, कितना ऑपरेटिव है, ऑपरेशनल समझ है कि नहीं है, फिनेंशियल समझ है कि नहीं है। तो एक आदमी के अंदर ये 3 चीजें लेके आना से अच्छा है कि 3 लोग रहें जो एक ट्रेट को लेके आए। एक जो लीडरशिप ट्रेट रखे, एक जो फिनेंशियल ट्रेट रखे, एक जो HR से रिलेटेड ट्रेट रखे। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में हो गया। तो ये 3 लोग चाहिए आपको। हम क्या करते हैं गलती कि हम अपने 2-3 दोस्त को मतलब एक साथ लेके आते हैं और किसी को कहते हैं कि भाई तू ऑपरेशन देख ले, तू फिनेंस देख ले, और तू इसका तू HR बन जाए या तू लीड कर ले। तो ये कभी ना करें। हो सकता है कि आप तीनों दोस्त या चारों दोस्त का एक ही ट्रेट हो। अभी क्या है कि शुरू होगा, पैशन कुछ दिन ड्राइव करेगा और उसके बाद से ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सब लीडर हैं, सब अल्फा कैरेक्टर के लोग हैं। तो आपको हमेशा ये देखना है कि आपको ट्रेड्स चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आपने टीम बना लिया, अब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, तो आपने टीम बना लिया। अब फॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग का स्टेज आता है, नॉर्मलाइज होता है टीम। तो
लोग एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। आप एक दूसरे के व्यूज को रिस्पेक्ट करिए, समझिए, और इनका कॉन्फिडेंस एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए, तो ये नॉर्मिंग बोलते हैं। फिर आता है स्टॉर्मिंग। अब ना जहाँ पे सब एक दूसरे को काटते हैं, सब बातों को काटना शुरू करते हैं, उसके व्यूज को उसने काट दिया, उसके व्यूज को उसने काट दिया, तो स्टॉर्म चलता है। तो उसके बाद से बहुत सारे लोग वहाँ से बहुत सारे लोग छोड़ते हैं इस फेज में, टीम टूटती है, बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है। चैलेंज देख सकते हैं हम लोग इसको। यस, तो ये समझ में आना चाहिए कि मेरा स्टॉर्मिंग फेज चल रहा है कि नॉर्मिंग फेज चल रहा है। ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ, ये नहीं समझ पाते तभी कंपनी आपका ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाता है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्म नॉर्मिंग है या स्टॉर्मिंग है, तब आप बच जाते हैं। अब के टाइम पे मेरे को मतलब हमारी जनता को ये भी जानना है कि अगर कोई जैसे आपने सनमत स्टार्ट किया, ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट जो भी स्टार्ट करना हो, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करनी होती है इसके लिए, या फिर क्या मतलब करना होगा इसके लिए? नहीं, स्टार्ट करने के लिए तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अभी का जो सिनेरियो है, तो इस डोमेन में आप तभी सस्टेन कर पाएंगे जब आपको नॉलेज हो। इसमें नॉलेज मैटर्स। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको वो टीम बनाना। अगर वो टीम अलग अलग ट्रेड्स, अलग अलग स्किल के लोगों की होगी, तो एक दूसरे को उस टीम की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो टीम में लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट ही नहीं देंगे, सस्टेन नहीं करेगा। नहीं, ये ध्यान रखना होता है। फिर आपको फिनांस की जरूरत पड़ती है। अब ये सोशल स्टार्टअप्स है, सोशल सेक्टर में अगर आप आ रहे हैं, तो दो चीज आप और कर सकते हैं। एक तो किसी एक इशू को उठा लीजिए, जो इशू उस कम्युनिटी का, उस एरिया का, उस रीजन का, या कुछ लोगों का नीड है कि मतलब ये इशू रिजॉल्व होगा तो कुछ लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक इशू उठाइए। दूसरा, उस इशू को सॉल्व करने के लिए आप मेहनत करना शुरू करें कि इसको कैसे किया जाए। रिसर्च करिए, फील्ड स्टडी करिए, फील्ड में जाइए, लोगों से बात करिए, सर्वे करिए, बेसलाइन स्टडी करिए, और तब देखिए क्या इस पर्टिकुलर इशू पे इस ढंग से काम करना बेहतर रहेगा। फिर आपको ये समझना होगा कि ये मोनेटाइज कहाँ से होगा। काम करने के लिए आपको पैसे चाहिए, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप हमेशा ये समझ के रखिए कि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना और सोशल वर्कर होना ये डिफरेंट है। और किसी को खाना खिला देना जाके, ये डेवलपमेंट नहीं है। किसी को कुछ दे देना, ये डेवलपमेंट नहीं है। किसी को कुछ देना, इस ढंग से देना कि वो सस्टेनेबल मोड में जाए, तो ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कभी वन इंस्टेंट का काम नहीं होता है, ये बहुत क्वाजी स्टैटिक वे में चलते रहता है। तो हमें वो सब समझना पड़ेगा कि हम कोई भी सोशल स्टार्टअप कर रहे हैं, तो क्या सोचना है हमें किस बात को एड्रेस करना है। मेरा नीश मार्केट है या मेरा मास मार्केट है, तो हम कैसे करेंगे। लाइफ भी करना होगा ना, लोगों को नीड क्या है, सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, उसमें लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है अपने लाइफ को थोड़ा बेटर करने के लिए, तो वो भी एनालाइज करना है एकदम। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप ना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए। आइंस्टाइन का कहना था कि आप ना 90% टाइम सोचने में दे दीजिए और 10% टाइम में ना आप एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो आप 90% टाइम प्रिपरेशन करने के लिए दीजिए, परफॉर्म करने के लिए 10% काफी है। और हम सब लोगों के आसपास में ना बहुत सारी समस्याएं हैं, हमें ना बस आंख खोल के देखना होता है कि ये है। दूसरा एक अच्छा है कि आप इश्यूज पे अगर काम नहीं करना चाहते तो आप रिसोर्स मैनेजमेंट पे काम करिए। आपके आसपास में ना बहुत सारे रिसोर्सेज है जो अनअटेंडेड है। जैसे आप देख लीजिए कि वैसे ही बहुत सारा अभी और भी रिसोर्सेज है जो अनअटेंडेड है, जो खुद ही पैदा होता है, कोई देखता नहीं है। तो आपको ना बहुत, अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर बने, अगर आप चाहते हैं सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ करें, तो आपको ना बहुत आंख खोल के रहना पड़ेगा। आपको हमेशा देखना होगा कि कहाँ क्या दिख रहा है, क्या सब लोग देख पा रहे हैं और क्या आप देख पा रहे हैं, क्या डिफरेंट आपने देखा। जैसे आप देखेंगे होंगे एक फसल होता है, एक क्रॉप है, ऐसे ही जो नदी के आसपास ना जम जाता है, व्हाइट होता है, उसमें भुआ बोलते हैं बहुत लोग, व्हाइट भुआ टाइप होता है जिसका रुई बनता है, और वो बहुत हो जाता है जहाँ पानी लगता है, जहाँ पानी लगता है वहाँ वो पैदा हो जाता है। संस्कृत में बोलते कास का फूल, वो ना ऐसे ही पक जाता है, फूट जाता है, ऐसे ही उड़ते रहता है, लोगों को अस्थमा की बीमारी हो जाती है। मतलब वो हवा में उड़ते रहता है, आसपास के लोगों के घर में घुसते रहता है, गंदगी फैलता है, लेकिन उसका ना कॉटन बनता है। ये बहुत लोगों को नहीं भी पता है।
होता ठीक है है। इसके बारे में। और उसको केवल उसको अगर काट लिया जाए, कटिंग करके अच्छे से कुछ मेथड निकाला जाए, कटिंग कर लिया जाए, थ्रेडिंग कर लिया जाए, तो थ्रेडिंग हो जाएगा, फिर उससे कपड़ा बन ये जो जाएगा। काफ का फूल तो हमारे झारखंड में भी बहुत जगह पे मिलता है। हर जगह पूरे भारत में आपको ना ये चीज फ्री में मिलता है, और फ्री में दिखता है जहाँ पे जलाशय काइंड ऑफ कुछ हाँ। पॉन्ड है या कुछ है, पोखरा है, तालाब है, उन सब जगहों पे ये आपको मिलता है। खूब होता है, मतलब बिना कुछ किए, लेकिन हम बिना उसको यूज मेहनत नहीं कर के, पाते हैं। हाँ। बिना मेहनत, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम डिफरेंट वे से देख ही नहीं पाते हैं। जबकि वो है अनअटेंडेड है, उसको आप काटिएगा तब भी कोई नहीं मना करेगा। हाँ। लोगों के लिए वो उनके खेत को मार देता है, उनकी फसल को कम कर देता है। वैसे ही बहुत सारा और भी है जो आपको देखना है कि क्या है आपके यहाँ, लेकिन उसका ना पैटर्न बनता है। ये बहुत लोगों को नहीं भी पता ठीक है। इसके बारे में। और उसको केवल उसको अगर काट लिया जाए, कटिंग करके अच्छे से कुछ मेथड निकाला जाए, कटिंग कर लिया जाए, थ्रेडिंग कर लिया जाए, तो थ्रेडिंग हो जाएगा, फिर उससे कपड़ा बन ये जो जाएगा। काफ का फूल तो हमारे झारखंड में भी बहुत जगह पे मिलता है। हर जगह पूरे भारत में आपको ना ये चीज फ्री में मिलता है, और फ्री में दिखता है जहाँ पे जलाशय काइंड ऑफ कुछ हाँ। पॉन्ड है या कुछ है, पोखरा है, तालाब है, उन सब जगहों पे ये आपको मिलता है। खूब होता है, मतलब बिना कुछ किए, लेकिन हम बिना उसको यूज मेहनत नहीं कर के, पाते हैं। हाँ। बिना मेहनत, लेकिन हम उसको यूज ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम डिफरेंट वे से देख ही नहीं पाते हैं। इनिशियल डेज में फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या, मतलब युवा जो स्टार्ट करेंगे वो कैसे क्या स्टेप लेंगे फंडिंग के लिए, उसके बारे में आप कुछ बताइए। किसी ना बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और या फिर मेंटर बना के अपने किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़िए, और वहां से इतना ड्रॉ करिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चलते रहे। ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों मतलब एक्सेप्ट करेंगे ऐसे, क्योंकि उनके पास छोटे-छोटे इश्यूज पे वो उनको रिसोर्स अपना एंगेज करना पड़ता है। तो उनको चाहिए होता है कि कोई ऐसा टीम मिलता जो मेरा ये टेम्पोररी इशू है, 2 महीने का काम है, 3 महीने का काम, ये कोई करके दे देता। और मेरे को ऑन बोर्ड नहीं करना एक पड़ता। स्ट्रांग टीम बनाना होगा, हाँ। एंड फिर वैसे तो अगर टीम है तो वो 2 महीने 1 महीने का कोई भी असाइनमेंट ले लिया और उसको करके, और ये जो आपके ऑलरेडी काम करने वाली संस्थाएं हैं ना, उन्हीं के साथ आपको मिलके करना पड़ेगा। मतलब आप डे 1 में यू कैन नॉट से दैट यस आई कैन compete with them और आई कैन, क्योंकि इतना काम है ना कि सब लोग भी काम करेंगे मिलके तब भी काम खत्म नहीं हो रहा है। सपोज करो कि मेरे पास कुछ काम है 3 महीने का, अगले मार्च तक का एक काम है। अगर मैं उस काम के लिए रिक्रूट करता हूँ तो क्या मैं अगले 1 साल के लिए रिक्रूट करता हूँ सपोज करो, तो मेरे को 1 साल का यहाँ पे पैसा लगेगा, फंड मेरे को चाहिए 1 साल के लिए। लेकिन अगर कोई टीम ऐसी है जो आके मेरा ये काम कर देती है 15 दिन में, तो मेरे को 15 दिन वाली टीम ही बेस्ट लगेगी, और मैंने उसको 3 महीने का पैसा दे दिया। तो कोई भी सेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को ढूंढता है, और फिर मैं खुद ही ऐसे नए ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करना शुरू कर दूंगा अपने सर्कल में। इसी के लिए हम लोगों ने एक और एसोसिएशन बनाया बिहार में और एक झारखंड में, बिहार सोशल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन और झारखंड सोशल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, BSEA और JSEA के नाम से। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको मैच कराते हैं। शुरू करना चाहता है, जो भी टीम शुरू करना चाहती है, वो 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को अपने दिमाग में लेके चले और उनके साथ एसोसिएट करें, उन्हीं में से किसी को मेंटर बना लें कि आप हमारे मेंटर बन जाइए, आप हमको गाइड करिए। ये करना जरूरी है, और ये जो मेंटर होंगे वही आपको कनेक्ट कर देंगे आगे दीजिए, क्योंकि ये सेक्टर भी ना मुंह से बहुत चलता है, मतलब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत होता है इस सेक्टर में। जैसे किसी को फंड देना है, किसी की फंडिंग होनी है, और मैं रांची में हूँ, तो मेरे से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप इस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, क्या है आपकी फीडबैक, जबकि मैं आई एम नॉट नोवेयर आई एम ऑफिशियली रिप्रेजेंटिंग देम, और ऐसा भी नहीं कि मैं ऑफिशियली बोलूंगा तो दे आर गोइंग टू बिलीव मी और फॉलो मी, नहीं। बट ये क्या होता है कि अनऑफिशियली 3-4 ऑर्गेनाइजेशन से ही पूछ लेते हैं। अब वो चारों कह दिया कि मैंने जानता इसको, ये कौन है,
तो फिर उनको डाउट हो जाता है। बना हुआ था, एक तो बना हुआ था कि ये काम कोई नहीं करते हैं, मतलब ये बहुत वो देने वाला कहानी था कि कपड़ा बांट दिया, खाना बांट दिया, तो ये कर दिया। अभी जो पिछले 10-12 साल से जो सेक्टर चेंज हुआ है ना, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया है और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ के आ रहे हैं। सारे आईआईटीज में शुरू हो गया, सारे आईएम्स में शुरू हो गया, सारे एनआईटीज में, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से शुरू हो गए। पहले एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस था। बच्चे इंडिया से बाहर जाने लग गए हैं इस सेक्टर की पढ़ाई करने के लिए, अब आ रहे हैं। और इस सेक्टर पढ़ाई के चलते क्या है कि इस सेक्टर का सैलरी, आई मस्ट से कि अभी के जितने सेक्टर्स हैं उन सब सेक्टर से सबसे बेहतर है, बशर्ते आप उस एक स्किल को, उस क्वालिफिकेशन को लेके आए।